हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। आप लोग को पता होगा कि अभी ये जो हम लोग मतलब ऑब्जेक्टिव तैयारी जो कर रहे हैं वो क्लास 10th का है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस अगर अभी तक आप मेरा इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे एरिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पर जा कर के एरिया क्लासेस को सर्च करें और वहाँ पे मतलब इसका पार्ट 1 या ये पार्ट 2 है और वहाँ पे पार्ट 1 का वीडियो पहले डला चुका है। और ये साइंस का है। ये किसका है? साइंस का है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग मतलब वहाँ पे पीडीएफ मतलब कुछ कर लिए थे, मैं यानी कि सेट 1 का मतलब पूरा कर लिया। और इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो 120 है, जिसमें से हमने शायद वही 48 के करीब में पार्ट 1 में हम लोग कुछ इसका कर लिए थे। और आज जो हम कराने वाले हैं वो पार्ट 2 वीडियो है और इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट दिन यानी कि आपका साइंस का होने वाला है। और साइंस के लिए हम फर्स्ट दिन के लिए वीडियो बना रहे हैं। इस तरीक़ा से जो एग्ज़ाम्स टाइप बाय टाइप यानी कि जो रूटीन के हिसाब से जो है उसी हिसाब से हम इसका वीडियो ऑब्जेक्टिव के बना रहे हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव का नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा कर के वहाँ से नोट्स प्राप्त कर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसके पार्ट 2 की ओर। देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग एरिया क्लासेस चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में एक बार शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग उस क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन हमारा है 13 तक मैं पिछले वीडियो में करा दिया था। आज 14 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए पढ़ते हैं इसको। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया गया है संयोजन, बी में है प्रकाश रासायनिक, सी में है विस्थापन, डी में है अवक्षेपण। तो देखिए क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो अपना मतलब भोजन की मतलब जो प्रक्रिया बनाते हैं उसको हम लोग ये हम पूछा जा रहा है अभिक्रिया कौन सा है। तो देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके पौधा अपना भोजन तैयार करते, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूछा तो समझिए कि वो मतलब है विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आप 14 नंबर क्वेश्चन समझ गए और इसी तरीक़ा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आने की चांसेस 90% है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बोला जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन ए में है उदासीनीकरण, बी में अपघटन, सी में अवक्षेपण और डी में है ऊष्माक्षेपी। तो सिल्वर नाइट्रेट की जब हम जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, डालते हैं, तो अविलय सिल्वर क्लोराइड से पृथक हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो देखिए ये अलग होना यानी कि अवक्षेप प्राप्त होना, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाए। कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये आप समझ गए कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर दिया गया है। 16 नंबर पढ़ते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इससे आप अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया कि N2, यहाँ पे देखिए दिया गया है N2 + O2 और 2NO और Q जूल दिया गया है, ऊर्जा निकल रही है, ये भी ऊर्जा है। यहाँ पे C यानी कार्बन डाई और यहाँ पे O2 है और CO2 और प्लस में जो है यहाँ पे 94.45 कैलोरी ऊर्जा निकल रही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ऊर्जा निकल रही है इससे। बी नंबर देख लीजिए, 16 नंबर निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसे भी याद करिए जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसमें उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
तो आई होप कि आप 16 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 17 नंबर बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सल्फ्यूरस अम्ल, बी में है कार्बोनिक अम्ल, सी में है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में है कार्बोनिक अम्ल। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनिक अम्ल। याद कर लीजिएगा CO2 जो होता है H2O से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन था, अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एसिटिक, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए बोला गया है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यम पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें बॉन्ड COOH समूह होता है। तो देखिए एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जो आंशिक रूप जो होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है, याद कर लीजिएगा। तो ये देखिए एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि यह आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए कि आंसर होने वाला है सी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। प्रबल भस्म ऑप्शन ए में दिया गया है NH4OH, बी में है NaOH, सी में है MgOH के हॉल ट्वाइज और सी में है CuOH के हॉल ट्वाइज। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है। तो देखिए प्रबल भस्म क्या होता है, जो OH का अधिक मात्रा में त्याग करे वही होता है प्रबल भस्म। तो देखिए इसमें से NaOH है, बी में दिया गया है NaOH। तो देखिए NaOH जो होता है जब अभिक्रिया होता है जल में घुस होता है तो ये NaOH जो होता है अधिक मात्रा में OH का त्याग कर देता है, OH प्लस, किसका, OH प्लस का। तो इसलिए यह प्रबल अम्ल है, प्रबल भस्म है। तो आई होप कि इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है क्योंकि यहाँ पे धातु से पूछा गया है कि कौन सा धातु जो है साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। एक ऐसा ताप जैसे कमरे का ताप जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साधारण ताप। ऑप्शन ए में दिया गया लिथियम, बी में लेड, सी में मरकरी या पारा दिया गया, डी में सिल्वर। तो देखिए पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव होता है, यानी कि साधारण ताप पर भी यह क्या होता है, द्रव होता है। तो पारा जो है ये क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में सल्फर है, बी में प्लास्टिक, सी में आयोडीन और डी में है ग्रेफाइट। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुचालक है। तो देखिए सल्फर जो ये अधातु है, प्लास्टिक भी अधातु है, आयोडीन जो है ये भी नहीं विद्युत का, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। चलिए अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं। ऑप्शन ए में है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, बी में अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, सी में जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। ऑप्शन ए में ग्रीज का लेपन करके, बी में है रंगाई करके, सी में है जस्ता की परत चढ़ा करके, डी
इनमें से सभी के द्वारा। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो आपको मतलब बताया जा रहा है कि लोहे की जो भी कढ़ाई है उसको किस तरह संक्षारण से बचाया जाए। तो देखिए जस्ता की अगर हम उस पर परत चढ़ा देते हैं जस्ता की, तो उसका संक्षारण बहुत अच्छे से होता है, यानी कि उसका बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी जस्ते की परत चढ़ा करके। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एल्डिहाइड श्रेणी, देखिए एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नांकित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। एल्डिहाइड याद करिएगा OH है, ए में क्या है OH, बी में है बॉन्ड COOH है, सी में है बॉन्ड H2O है, सॉरी CHO है, और डी है NH2 है, बॉन्ड NH2। तो देखिए एल्डिहाइड श्रेणी की जब बात किया जाता है कि एल्डिहाइड श्रेणी किसका होता है, तो एल्डिहाइड श्रेणी का मतलब जो क्रियाशीलता समूह होता है वो बॉन्ड CH होता है। याद करके लिखिएगा, एल्डिहाइड का क्या होता है बॉन्ड CHO, और एल्कोहल के होता है OH होता है, बॉन्ड OH। चलिए तो आई होप कि आप इसका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ गए। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे दिया गया कि अणुसूत्र CH5H12 में कितने श्रृंखला समावयवी होंगे। तो देखिए समावयवी की संख्या पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 5। तो देखिए समावयवी पूछा गया है, 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। समावयवी की संख्या कितने होंगे 3। अब समावयवी होते क्या है कि यानी कि इससे कितने प्रकार के मतलब अणुसूत्र बनाए जा सकते हैं। तो CH5 और H12 से 3 समावयवी इसके बनाया जा सकता है अंतिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। याद कर लीजिएगा CH5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे, तो 3। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध है। ऑप्शन ए में है आयनिक बंध, बी में है सहसंयोजी, सी में द्विध्रुवीय और डी में है वंडर वाल्स बल। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का जो हाँ सही है, 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सहसंयोजी बंध। याद कर लीजिएगा कि हीरा के जो मतलब बनावट होता है उसमें परमाणुओं जो होते हैं एक दूसरे को सहसंयोजी बंधन के द्वारा बंधे रहते हैं। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मिक्सलेनियस क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्चे सामग्री, जल और कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कच्ची सामग्री इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और CO2। तो देखिए अगर 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश। जो कार्बन स्वंगीय का या प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का क्या है, प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा सी, सूर्य का प्रकाश। तो आई होप कि 28 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया 120, बी में 72 बार, सी में 200 बार, डी में है 500 बार। देखिए एक सामान्य मनुष्य की जो मतलब हृदय धड़कन मतलब हृदय जो होता है धड़कता है वो प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। कितने बार, 72 बार। तो आई होप कि आप समझ गए कि मनुष्य की हृदय जो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेफड़े में शुद्ध होने
के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठक में लौटता है? ऑप्शन ए में दिया गया है दाएं आलिंद, ऑप्शन ए में है दाएं आलिंद, देख लीजिए दाएं आलिंद है, बी में दाएं निलय, बी में बाएं आलिंद और डी में है बाएं निलय। तो देखिए फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त जो है कहाँ पे पहुंच जाती है? बाएं आलिंद में पहुंच जाती है। कहाँ पे? बाएं आलिंद में पहुंच जाती है। आप अच्छे से इसका थ्योरी वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो अच्छे से इसका थ्योरी वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें जो होता है कि शुद्ध जो रक्त होता है वह फेफड़े से शुद्ध होने के बाद कहाँ पे पहुँचता है? तो बाएँ आलिंद में पहुँच जाता है। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिया गया क्वेश्चन कि 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्जीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो देखिए एथिलीन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कृत्रिम, इसको हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं, कृत्रिम फल पकाने वाला, जिसको हम लोग कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं जर्नल में। तो ये एथिलीन जो है पौधा में एक हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है? फल के पकाने में मदद करता है। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए कि फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयुक्त है। तो एथिलीन, कौन सा है? एथिलीन। और एथिलीन प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइड, क्या बोलते हैं? कार्बाइड। चलिए तो अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हृदय स्पंदन एवं श्वसन की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है सेरिब्रम, देख लीजिए सेरिब्रम, बी में मेडुला, सी में सेरिबेलम, डी में है डाइनसेफ्लॉन। तो देखिए इसका जो मस्तिष्क का जो हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को जो नियंत्रित करता है वो मेडुला है। कौन सा है? मेडुलन है, याद रखिएगा। तो आई होप कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना, देखिए जीनी संरचना को मतलब आप समझिए, ऑप्शन ए में दिया गया लक्षण प्रारूप, जिसको हम लोग फिनोटाइप भी बोलते हैं, और बी में है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, इसका इंग्लिश नेम हुआ, और सी है अनुवांशिकी, और डी जो है विभिन्नता। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी जीन प्रारूप की बात किया जाए तो जीनोटाइप, और अगर लक्षण प्रारूप की बात किया जाए जो बाह्य के रूप में दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। लेकिन यहाँ पे जीनी संरचना बोला गया है, जीनी संरचना, यानी कि जीनोटाइप हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा 33 का आंसर। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि मेंडल जो अपने मतलब कुटिया यानी कि जो मठ था उसमें किस पौधे का चयन किया था? तो देखिए ये था साधारण मटर, जिसको आसानी से हम बगीचे में क्या किया जाए? उगाया जा सके, याद कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ओजोन परत की, देखिए बोला गया है कि ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत, देख लीजिए ओजोन परत का मतलब क्षति का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में है कार्बन, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओजोन परत की क्षति का जो मुख्य कारण है 35 नंबर क्वेश्चन का जो CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है, तो चलिए देखिए बोला गया है कि ओजोन परत की क्षति का जो मुख्य कारण जो है वो CFC है। क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर का आंसर आप समझ गए कि CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपसे पूछा भी जाता है कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों, देखिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए में है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, बी में उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, सी में उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए,
डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार जो दिया जाता है ये जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 37 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, बी में अमाशय का, सी में छोटी आंत का, डी में बड़ी आंत का। तो देखिए ग्रहणी जो भाग है वो मुख गुहा का ही एक भाग है। किसका है? देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी मुगुहा बोला गया है, लेकिन मुगुहा का भाग नहीं है। ग्रहणी जो है वो किसका है? छोटी आंत का भाग है। किसका है? छोटी आंत का भाग है। याद रखिएगा कि ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण और परिवहन। तो देखिए वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो होता है एक उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वृक्क जो है उत्सर्जन का ही एक क्या है? हिस्सा है। चाहे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा वृक्क कार्य करता है किस तरह के? श्वसन का, पोषण का, परिवहन का, उत्सर्जन का। तो वृक्क जो है उत्सर्जन का ही कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्सर्जन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्सर्जन। तो चलिए अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? यानी कि मस्तिष्क में जो सूचनाएं या कोई चीज़ हम जब याद करते हैं तो किस तरह संचित हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है चेतना की तरह, बी में उद्दीपन की तरह, सी में आवेग की तरह, डी में है संवेदना की तरह। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो उद्दीपन की तरह। हमारे माइंड में कोई भी चीज़ क्या रहता है? सूचना संचित रहता है उद्दीपन की तरह। याद रखिएगा कि मस्तिष्क यानी कि हमारे माइंड में जो कोई सूचना जो रहता है उद्दीपन के रूप में क्या रहता है? संचित रहता है। तो आई होप कि आप 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ गए। अब पढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। SST के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन पर टिप्पणी करें। तो देखिए चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये वन की कटाई को रोकना था। किसका था? वन की कटाई को रोकना। तो 40 का आंसर राइट हो जाएगा बी। इसके बारे में आप इसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे। तो आई होप कि आप 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ गए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की ओर। नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट 3 है। इसमें हम लोग ये 3 सेट था जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बना रहे हैं। सेट 4 और 5 का जो होगा एक और वीडियो आएगा, उसको आप अच्छे से इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और हम तो बताएंगे कि आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप एक बार अपने इस वीडियो को अच्छे से चला करके देख लीजिए, क्योंकि हम एक ही वीडियो तीन वीडियो बनाएंगे। इस तीनों वीडियो में ऑब्जेक्टिव रहेगा, इससे अलग से कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ एरर मतलब कुछ एक्सेप्शन में कहीं अलग से कुछ आ सके तो आ सके, लेकिन आपको इसमें से 90% क्वेश्चन आने की चांसेस अधिक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन। सेट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल और डी में है एक उत्तल लेंस। तो देखिए मोटर गाड़ी चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है ये उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण क्यों लगाई जाती है? तो देखिए तो चलिए देखिए बोला जाएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी चालक के सामने जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि यह जो है बड़ा क्षेत्र को एक छोटे से क्षेत्र में मतलब क्या करते हैं? दिखा देते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का काम ही होता है इसको मतलब एक केंद्र पर लाना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर बोला गया है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक दर्पण से
किसी भी दूर पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है। एक मतलब किसी भी वस्तु को कितना भी दूरी पर रखा हो तो क्या है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो देखिए, दर्पण को सीधा प्राप्त करने के लिए दो दर्पण है, एक उत्तल भी है और समतल भी है। लेकिन अवतल से दर्पण सीधा नहीं बनता है। हाँ, उससे भी बनता है, लेकिन एक कंडीशन में बनता है, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब। लेकिन उसको इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि समतल तथा उत्तल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बोला है, देखिए क्या बोला है कि संबंध F बराबर R/2 सत्य है, यानी कि F बराबर R/2 सत्य है उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। बी में उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। सी में उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। डी में न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। दोनों दर्पण के लिए ये लागू होता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, दोनों दर्पण के लिए नहीं लागू होता। ये सिर्फ जो होता है वो किसके लिए लागू होता है? अवतल दर्पण के लिए होता है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, परंतु उत्तल के लिए नहीं होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में है परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में वर्ण विक्षेपण, डी में सीधी रेखा में चलना। तो देखिए जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, यानी कि ये श्वेत प्रिज्म है, देखिए ये प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश इससे आती है तो ये 7 रंगों में क्या होती है? टूट जाती है। और इस टूटने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। याद करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 का हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, ऑप्शन ए में है लाल, बी में है पीला, सी में है बैगनी, डी में है हरा। देखिए विचलन पूछा है, सबसे कम कौन विचलन करता है? तो देखिए अगर सबसे अधिक मतलब झुकाव जो पाया जाता है वो बैगनी में ही पाया जाता है, क्योंकि वह बहुत कम विचलित होता है। और सबसे अधिक जो होता है मतलब विचलित, वो लाल होता है। तो लाल का झुकाव सबसे अधिक भी होता है और बैगनी का झुकाव जो होता है वो सबसे कम होता है। तो यह क्योंकि यह विचलन वो काफ़ी कम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 6 नंबर बोला कि यदि किसी परिपथ से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई और टी समय तक प्रवाहित होती है तो कार्य होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला टाइप है, इसका आप राइट आंसर देखिए, हम बता देते हैं। भी कार्य बराबर जो सूत्र होगा और भी और आई और टी के लिए तो वो होता है सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए भी आई तो नहीं होगा, भी आई बटा टी भी नहीं होगा, भी बटा आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कार्य के, यानी कि ऊर्जा के लिए जो कार्य के लिए जो फॉर्मूला होता है भी बराबर बटा आई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 7 नंबर है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी कि पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? शक्ति पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है वी आर दिया गया है, बी में वी स्क्वायर बटा आर और वी बटा आर, और यहाँ पे डी में वी स्क्वायर बटा आर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वह वी स्क्वायर बटा। तो चलिए आप समझ गए कि 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कि देखिए P बराबर जो फॉर्मूला होता है यहाँ, यानी कि पावर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो वी स्क्वायर बटा आर होता है। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बटा आर। देखिए हम अगर ये कैसे फॉर्मूला आता है तो हम एक बार इसको बता दें। देखिए पावर जो होता है, पावर किसको हम लोग बोलते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग बोलते हैं पावर। अब देखिए कार्य के लिए अगर यहाँ पे एकदम अच्छे से समझाते, देखिए P बराबर होता है, फॉर्मूला हो जाता है W बटा टी,
और डब्लू के लिए जो एक अलग से जो फार्मूला होता है, वो डब्लू के लिए फार्मूला होता है वी स्क्वायर आई टी। वी स्क्वायर क्या होता है? आई टी, सॉरी वी स्क्वायर टी होता है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ये वी स्क्वायर को जब हम इस पे रख देते हैं डब्लू के जगह पर, तो यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और टी हो जाएगा और नीचे भी टी है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? वी स्क्वायर यहाँ पे बटा और आर बच जाता है, सॉरी वी स्क्वायर बच जाता है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको सॉरी एक गलत हो गया था फॉर्मूला, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ, नीचे छूट गया था एक, P बराबर फॉर्मूला होता है W बटा टी। अब देखिए W बराबर जो फॉर्मूला होता है वो वी स्क्वायर, देखिए वी स्क्वायर यहाँ पे वी स्क्वायर टी आप बटा में होता है आर टी। अब देखिए टी से टी जब कैंसिल हो जाएगा तो अब बचेगा यहाँ पे वी स्क्वायर बटा आर। अब यहाँ से अगर आपके पास वोल्टेज विभवांतर दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हो तो आप पावर उसका निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कार्य दिया हो, क्या दिया हो? कार्य दिया हो, कार्य दिया हो, सॉरी इसको देखिए, कार्य दिया हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए विद्युत परिपथ, चलिए उतना बड़ा नहीं देखना, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में चले गए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उतना अथी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ याद कर लीजिएगा आप। चलिए अगर इसका थ्योरी आप चाहते हैं तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका थ्योरी भी बना दूंगा। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 किलोवाट, देखिए सॉरी किलोवाट घंटा मात्रक है धारा के, समय के, विद्युत ऊर्जा के, विद्युत शक्ति के। तो देखिए किलोवाट जो मात्रक है वो किसका है? विद्युत शक्ति का है। किसका है? विद्युत शक्ति का। तो इसका याद रखिएगा, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए ये किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो धारा के हो जाएगा। किसका हो जाएगा? धारा के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है जूल प्रति सेकेंड, देखिए ए में दिया गया जूल प्रति सेकेंड, बी में वोल्टेज इंटू एम्पियर, सी में है एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम है, डी है वी स्क्वायर ओम। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन में हमको एरर लग रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन एरर वाला है। तो चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि, देखिए एसी और डीसी में पूछा गया आपसे कि एसी और डीसी में मूलभूत अंतर क्या है। ऑप्शन ए में देखिए एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि एसी जनित्र विद्युत चुंबक होता है, डीसी में मोटर स्थायी चुंबक होता है। एसी में जनित्र उच्च वोल्टता जनन करता है और एसी जनित्र वोल्टता का जनन नहीं करता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी में द्विक परावर्तक होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एसी जनित्र जो होता है सर्पिल वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाए, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए तांबे के तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ये सब लॉन्ग टाइप है, हमको ख्याल से ये नहीं आने वाला है इसका, लेकिन आ भी सकता है, इस बार क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथाई हो जाएगा, यानी कि डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला गया है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा अर्थात भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, ऑप्शन ए में है हरा, काला, लाल, काला, हरा, लाल, लाल, काला, हरा। तो देखिए जो ये जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो हमारे घरेलू वायरिंग में जो होता है लाल, काला, हरा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग
13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए कि स्विच लगाए जाते हैं, ये सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, बी में गर्म तार में, सी में अर्थ तार में, डी में कभी ठंडे तार में कभी अर्थ तार में। तो देखिए स्विच जो लगाया जाता है वो क्या होता है कि कभी स्विच जो होता है कभी ठंडे तार में लगा सकते हैं या गर्म तार में भी, अर्थ तार में भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो सकता है डी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक के बारे में पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S जो है ऑक्सीकारक है। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम जल्दी जल्दी कम से कम पूरी मतलब 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से विघटित हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया है के, देखिए KClO3 HCl NaCl AgCl। तो देखिए सूर्य के प्रकाश से जो मतलब प्रभाव से अपघटित जो होता है वो होता है AgCl होता है। कौन सा होता है? AgCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा AgCl। अब चलिए नीचे दिया गया है, नीचे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समीकरण 2Cu, देख लिए 2Cu + O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है क्योंकि इसमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है 2CuO2 एक दूसरे से। तो चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, SO2 भास्मिक ऑक्साइड है। थोड़ी जल्दी वीडियो कर रहे हैं। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है उदासीन। ऑप्शन ए में दिया गया उदासीन, बी में क्षारीय, सी में अम्लीय और डी में है क्या है? बफर होगा। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, देखिए सोडियम सल्फेट जो होता है वो क्या होते हैं? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्हेनियस अम्ल, देखिए आर्हेनियस अम्ल का जलीय विलयन में OH बढ़ता है और H+ बढ़ता है, OH- है, सी में लवण बनता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्हेनियस में जो है वो क्या है? लवण बनता है। अम्ल जब अम्लीय का जलीय विलयन में क्या होता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। तो आई होप कि आप 19 नंबर क्वेश्चन समझ गए। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन नहीं होता है, बी में आंशिक रूप से होता है, सी में पूर्णतः होता है, डी में अनुत्क्रमणीय होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंशिक रूप में होता है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं वीडियो, थोड़ा 3 मिनट की और बढ़ा देते हैं, 40 मिनट कम से कम। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, देखिए सोडियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन होता है, क्लोरीन परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन खोता है। तो यही है राइट आंसर। देखिए क्लोरीन परमाणु पर ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? खो देता है सोडियम। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए कि सोडियम और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया होता है तो क्लोरीन के परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खो देता है, यानी कि दे देता है, क्योंकि उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसलिए वो खो देता है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोजकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया Mg, बी में है Br और सी में है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें यहाँ पे थोड़ा मतलब Br यहाँ पे तो ऑप्शन के अनुसार से गलत है, ये क्वेश्चन भी एरर है, इसको इग्नोर कीजिए, गलत क्वेश्चन है ये क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था दूसरा X होना चाहिए था जो नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि देखिए तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक 2, 8, 8, 1। तो ए और बी संयोग से बने यौगिक की प्राकृतिक होगी। ऑप्शन ए में है आयनिक,
बी में सहसंयोजक, सी में उपसंयोजक, डी में ध्रुवीय। तो देखिए इसमें जो है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर में जो है ये तो एक देश दूर दे नहीं सकता है। जब ये मान लीजिए कि इसके 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका फिर एक ही अति खराब बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए जो ये जब अब देने की जो काम करेंगे, ये उप सहसंयोजन के माध्यम से क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब त्याग देंगे और दोनों की प्राकृतिक जो है उप सहसंयोजन के काम करें। यानी कि इसके साथ ये भी दे सकते, ए भी एक साथ आ जाएगा और बी भी आ जाएंगे, और दोनों एक दूसरे से मतलब उप सहसंयोजन के माध्यम से दे करके अपना घर को पूरा कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उप सहसंयोजन। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन के, घनत्व के। तो इसका देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के। मेंडलीव जो है तत्वों का जो आवर्त फलन है वो परमाणु द्रव्यमान के है। किसके हैं, परमाणु द्रव्यमान। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, सी में परमाणु आकार के, डी में धातुई गुण के। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान के लिए तो मेंडलीव दिए थे, लेकिन यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर के आधार पे है। किस पे है, परमाणु संख्या के आधार पर। यानी कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल दिया है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। तो देखिए न्यूटन का अष्टक नियम होता है। किसका अष्टक नियम होता है, न्यूटन का। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का अष्टक नियम। याद कर लीजिएगा, न्यूटन का अष्टक नियम है और डोबनेयर का त्रिक नियम है और मेंडलीव के आवर्त सारणी है जो परमाणु द्रव्य के आधार पर है। तो चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस पाचन रस स्राव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या है, मोनोसिस्टिस, म्यूकर, अमीबा, हरा पौधा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मोनोसिस्टिस। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा एंजाइम, देखिए कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, बी में है डायोट्रिप्सिन और सी में है देख लीजिए इरेप्सिन और डी में है पेप्सिन। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा डाइएट्रोपिसिन। यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, पाइरूवेट, नाइट्रोजन। तो देखिए निश्वास द्वारा जो निकली हुई वायु में जो रहता है वो क्या रहता है, देखिए यानी कि CO2 रहता है। क्या रहता है, CO2। तो आई होप कि इसका आंसर समझिए। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इसको इतना ही पर एंड करता हूँ, फिर इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम से जुड़ जाए, मैं जिसका मतलब लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप मेरे चैनल पे पहले बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मतलब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।